हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कोटला क्लासेस में। आज के इस वीडियो में अपन काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाऊंगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए, अपन सब जानते हैं, अपन ने बहुत सुना है कि शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते हैं, शेयर सेल करते हैं, शेयर से अपन पैसे कमा सकते हैं, शेयर से कंपनी के पास पैसा जाता है, कंपनी कैपिटल में इंक्रीज़ होता है, कंपनी कैपिटल बढ़ती है। सब कुछ होता क्या है मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊँगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दूसरी बात कि जिन स्टूडेंट्स के पहले 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो अपने सीरीज़ चालू कर रखी थी, जो मैं पढ़ा रहा था, वो भी सीरीज़ चालू रहेगी, वो बंद नहीं होगी। 12th की सीरीज़ भी बहुत जल्द आने वाली है, 11th की चलती रहेगी, 12th की आने वाली है। शेयर मार्केट पे भी अपन एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे, एक वीडियो में ये काम खत्म नहीं होगा, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। इसीलिए आप इन वीडियोज़ में बने रहिए और कोटला क्लासेस पर आप बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया स्टूडेंट्स कि अपन आज शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, शेयर मार्केट जो है, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि सब्जी मार्केट, तो अब सब्जी मार्केट में क्या होता है, जाते हैं अपन सब और सब्जी खरीद के लाते हैं, तो इसलिए सब्जी मार्केट बेचते हैं क्योंकि सब्जी बिकती है, वहाँ पे सब्जी का सेल्स और परचेज होता है, इसलिए सब्जी मार्केट उसको बोलते हैं। तो उसी प्रकार शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर्स यानी अंशों का जो है क्रय विक्रय होता है, परचेज और सेल्स होता है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि भाई अंश क्या है, शेयर्स क्या है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, इनको हिंदी में कहा जाता है अंश, इंग्लिश में कहा जाता है शेयर्स। देखिए, शेयर्स जैसे आप इस वर्ड पे थोड़ा जोर दीजिए, थोड़ा सा प्रभाव डालिए, जोर दीजिए कि अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग। तो किसका हिस्सा, किसका भाग, इस पूरी डिटेल्स को समझने के लिए आप ध्यान से मैं जो स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ वो समझते जाइए। जैसे मान लीजिए 5-10 स्टूडेंट हैं या 5-10 दोस्त हैं या मिलने वाले हैं जिन्होंने सोचा है कि यार इस प्रकार की हम कंपनी बनाते हैं, यानी जो इस प्रकार का सेल परचेज करेगी या किसी प्रकार की कोई सर्विस देगी या कपड़ा बनाएगी या कोई किराने का सामान बनाएगी, ऐसी कोई कंपनी अपन बनाते हैं। उसके दिमाग में आया, तो उन सब के दिमाग में आया, उन सब ने मिलकर जो है कंपनी का निर्माण करने का सोचा। तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे और कंपनी रजिस्ट्रार से जो है रजिस्ट्रेशन लेंगे और कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी को शुरू करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति ने काम किया, कंपनी से रजिस्ट्रेशन करा लिया और कंपनी शुरू हो गई। तो अब उन 5 व्यक्तियों की वो प्राइवेट कंपनी है। ध्यान दीजिए, कंपनियां भी 2 प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यानी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। इन दोनों कंपनियों को भी मैं आपको अभी डिटेल से थोड़ा आगे करके बताता हुआ चलूँगा। तो अभी वो जो है 5 लोगों की कंपनी है जो उन्होंने बनाई है, तो वो अभी प्राइवेट कंपनी है क्योंकि उन 5 ने मिलकर बनाई है, इसमें पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। अभी कंपनी चल रही है, वो प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं, डायरेक्टर बैठ चुके हैं, अकाउंटेंट बैठ चुके हैं, कंपनी प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, एम्प्लॉय सब कुछ आ चुके हैं, कंपनी जो है आगे बढ़ती जा रही है। अब क्या होता है कि कंपनी में और पैसे की आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अब कंपनियां देखिए छोटे लेवल पर काम नहीं करती है, छोटे लेवल पर काम करती है तो छोटी कंपनियां हैं, पर जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, वो वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। तो आपकी भी इच्छा होगी कि नहीं यार, अपनी कंपनी को जो है अपन वर्ल्ड लेवल पर लेकर चलें, एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाएं। तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसे भी कम पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे, आपके पास जो एसेट्स है वो बेचेंगे तो भी इतना पैसा नहीं आएगा उन 5 व्यक्तियों से। और वो 5 व्यक्ति अगर मान लीजिए बैंक से लोन लेने जाएँ, है ना, बैंक से लोन लेने जाए तो बैंक में भी आप जानते हैं कि कोई ना कोई चीज़ उनको गिरवी रखनी पड़ेगी, मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, तब जाके बैंक उनको लोन देगा। बैंक भी उनको बिना गिरवी रखे तो लोन नहीं दे पाएगा, तो वहाँ से भी वो लोन नहीं ले सकते हैं। फाइनेंस कंपनी से भी इतना सारा उनको लोन नहीं मिल पाएगा, बैंक भी इतना सारा लोन फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अभी तो कंपनी अपनी शुरू हुई तो अपनी इंटरेस्ट कैसे देंगे। तो उन 5 व्यक्तियों के सामने या अपने सामने, जैसे मान लीजिए अपन भी कंपनी शुरू करने जा रहे हैं तो अपने सामने भी ये प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सोचते हैं कि यार ऐसा कोई हमें मिल जाए जो हमारे कंपनी में पैसा लगा दे और उसको ब्याज भी नहीं देना पड़े। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से बात शुरू होती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए या जनता पब्लिक मिल जाए जो पैसा लगा दे कंपनी में और उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़े और वो एक तरह से ओनर बन जाए। तो फिर क्या होता है, यहाँ से निर्माण होता है शेयर्स का, अंश का। तो फिर वो क्या कर सकता है, अभी उनकी वो प्राइवेट कंपनी है, फिर वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ध्यान से देखिए, कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और प्रत्येक टुकड़ा जो कहलाएगा वो अंश कहलाएगा। अंश का मतलब ही हिस्सा होता है, किसका हिस्सा, कैपिटल का हिस्सा। तो कैपिटल के टुकड़े बना देते हैं वो और पार्ट बना देते हैं अलग अलग, और उस प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक टुकड़े को जो है अपन अंश कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। तो ये होते हैं शेयर्स यानी अंश, यानी कंपनी की पूंजी का छोटा टुकड़ा या पार्ट जो है अंश यानी शेयर
कहलाता है, इसे कहा जाता है अंश। तो उस कंपनी ने फिर अंश यानी शेयर इशू कर दिए। तो शेयर इशू करने के बाद जो व्यक्ति इन शेयर्स को मार्केट से खरीदेगा उन्हें कहा जाएगा शेयर होल्डर, यानी ध्यान दीजिए उन्हें क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो पब्लिक, अपन सब जो उस कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे। ध्यान से देखिए मैं समझाता हूँ आपको। उन्हें कहा जाएगा अंशधारी। अंशधारी मतलब शेयर होल्डर, उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स आप समझ गए। अब ये क्या है, शेयर होल्डर यानी शेयर परचेज करने वाले। तो ये कंपनी के अब क्या हो गए, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए कि ये कंपनी के अब ओनर हो गए। क्यों? क्योंकि जो कंपनी में कैपिटल में पैसा लगाता है वही तो ओनर होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया, आप सब जानते हैं कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल का मतलब ही होता है बिजनेस का ओनर, बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल के ही तो टुकड़े हैं, कैपिटल ही तो इन्होंने लगाई है बिजनेस में, इसीलिए तो शेयर होल्डर जो है ओनर हैं, क्योंकि इन्होंने कैपिटल परचेज की है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने जो है एक शेयर 100 रुपये का अलॉट किया है, यानी 100 रुपये का उन्होंने एक शेयर बनाया है और मार्केट में इशू किया है। और मान लीजिए कि मैं 1000 शेयर जो है परचेज करने वाला हूँ, यानी मुझे उस कंपनी के 1000 शेयर जो है खरीदने हैं। तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो यानी 1 लाख रुपीज़, यानी 1 लाख रुपए जो है मैं कंपनी को पे करूँगा और वो कंपनी मुझे जो है 1000 शेयर्स दे देगी। तो मैं 1000 शेयर्स का जो है कंपनी का ओनर बन जाऊँगा। थोड़ा एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप सोच रहे हैं शेयर दे देंगे, शेयर दे देंगे, शेयर दे देंगे, तो शेयर में क्या वस्तु दी जाएगी, पंखा कूलर या ऐसा कुछ दिया जाएगा क्या सर, या कुछ कोई ऐसा है जो अपने को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट, यानी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंपनी की ओर से, कंपनी के साइन होंगे उसमें, कंपनी की सील होगी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको इशू किया जाएगा और आपके वो डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, आप शांति थोड़ी बनाई रखिए, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अभी तो मैं शेयर मार्केट पे आऊँगा और ये शेयर कहाँ बिकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बाई बैक क्या है, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूँगा। लेकिन पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सर्टिफिकेट को आप आगे और कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, यानी वो आप शेयर होल्डर हो, आप शेयर अपने कभी भी सेल और परचेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। कोई बात अगर आपको भी समझ में नहीं आ रही, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप देखते जाइए, आगे की बातें समझने के बाद हो सकता है आपको पीछे की बातें क्लियर हो जाए, तो बने रहिए। देखिए, तो जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि 1 लाख रुपीज़ जो है मैंने 1 लाख रुपए जो कंपनी को पे किए और मुझे 1000 शेयर जो है मिल गए। तो 1 लाख रुपए मैं कंपनी को एक साथ भी दे सकता हूँ और कंपनी कभी कभी सुविधा भी देती है कि आप जो है अलग अलग टुकड़ों में भी इस पैसों को दे सकते हैं, है ना। 25,000 अभी दे दिए, 25,000 अलॉटमेंट के समय दे दिए, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे करके भी दिया जा सकता है। तो अब आप समझ गए शेयर सर्टिफिकेट क्या है, शेयर होल्डर क्या है और शेयर्स क्या होते हैं। तो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि इस कंपनी के ये जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है वो 10% है। मान लेते हैं कंपनी की जो कैपिटल है उसका 10% ये है। कंपनी की कैपिटल मान लेते हैं 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए का 10% यानी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जो है मैंने परचेज किए हैं शेयर्स। तो 1 लाख रुपए यानी कंपनी की जो ओनरशिप का 10% शेयर्स मेरे पास है, तो 10% का जो ओनर है मैं बन गया। यानी जो शेयर खरीदेगा वो उतने ही % का ओनर बन जाएगा। कितने % शेयर आपने उस कैपिटल में परचेज किए हैं उतने % के आप शेयर होल्डर यानी अंशधारी यानी मालिक बन जाएंगे। तो देखिए आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है उस कंपनी के शेयर खरीद के, शेयर परचेज करके ओनर बन सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी इन अंशों को खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति इन अंशों को खरीद सकता है और आप बाहर की कंपनी की यानी फॉरेन कंपनी के भी शेयर जो है आप आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम जो है ऑनलाइन होता है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से होता है। अभी डीमेट ट्रेडिंग क्या होता है, धीरे धीरे आप बने रहिए, मैं बताऊंगा आपको। ऑनलाइन होता है और आप जैसे मान लीजिए मैंने अभी शेयर परचेज कर लिए 1 लाख रुपए के, अब मान लीजिए मेरे पास ये पड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे सर शेयर होल्डर का इसमें क्या फ़ायदा। अब ध्यान से समझिए कि शेयर होल्डर का इसमें क्या फ़ायदा, नहीं मेरा क्या फ़ायदा है, मैंने शेयर परचेज किया तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जो है कंपनी के शेयर परचेज करेंगे तो कंपनी के 10% के ओनर बन जाएंगे। पहला तो आपका फ़ायदा है कि आप ओनर बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये फ़ायदा है कि मान लीजिए कंपनी ने कभी एक प्रॉफिट होता है कंपनी का साल 2 साल 5 साल 6 साल बाद, तो आपको शेयर होल्डर को कंपनी के प्रॉफिट में डिविडेंड में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश, यानी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो टुकड़ों में बांट दिया जाता है शेयर होल्डर में और उसको डिविडेंड बोला जाता है, लाभांश बोला जाता है, लाभ का अंश यानी डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड आपको मिलेगा तो आप कंपनी के ओनर, इसलिए लाभ पे आपका अधिकार है। तो 10% जैसे मान ली कंपनी में 10 करोड़ का लाभ हुआ तो 10% मेरे को मिलेगा, यानी 10 करोड़ का 10% 1 करोड़ प्रॉफिट मेरे को
मिलेगा, ऐसे प्रॉफिट का भी लाभ मिलता है। एक तो ये लाभ मिला। और उसके बाद क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर मार्केट में शेयर इसीलिए परचेज करते हैं क्योंकि उनकी शेयर्स की वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। शेयर की वैल्यू शेयर मार्केट में बढ़ती जाती है तो बढ़ने के बाद उन्हें फ़ायदा होता है, इसीलिए वो परचेज करते हैं कि बाद में रेट बढ़ जाए तो हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो उनका मेन पर्पज़ जो होता है शेयर होल्डर का शेयर मार्केट में अंश क्रय करने का, वो अंश परचेज करने का, शेयर परचेज करने का मेन एक ही उद्देश्य होता है कि शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए तो वो बाद में बेच देंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। जैसे मान लीजिए सोना चांदी में भी तो ऐसे होता है। जैसे सोना आपने मान लीजिए 47,500 रुपये पर 10 ग्राम 10 ग्राम यानी पर तोले पे आपने परचेज कर लिया, तो उसके बाद मान लीजिए 50,000 रुपये तोला हो जाता है, 10 ग्राम हो जाता है, या 60,000 रुपये 10 ग्राम के हो जाते हैं, तो बाद में आपको फ़ायदा ही तो हुआ, बाद में आप उसको सेल करके जो है अपना मुनाफा कमा सकते हैं। उसी प्रकार शेयर में भी ऐसे ही होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर शेयर में जो शेयर की वैल्यू कम या अधिक कैसे होती है? तो कम या अधिक में तो आप इकोनॉमिक्स का रूल लागू होता है, इकोनॉमिक्स में आपको चलना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की ओर थोड़ा आपको जाना पड़ेगा। देखिए इकोनॉमी क्या बोलती है, इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? इकोनॉमिक्स यह बोलती है कि किसी भी वस्तु की प्राइस जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के रूल पर लागू होती है। सप्लाई एंड डिमांड यानी मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर लागू होती है। जैसे मान लीजिए प्याज है, प्याज मान लीजिए मार्केट में बिक रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा प्याज की रेट 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो हो जाती है, और कभी कभी प्याज 2 रुपये किलो में भी बिकता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण सीधा सा है कि मान लीजिए प्याज की जो सप्लाई है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है, धड़ाधड़ सप्लाई हो रही है, किसानों के यहाँ पैदावार अच्छी हुई है और मार्केट में सप्लाई अच्छी हो रही है। तो मार्केट में सप्लाई खूब है, लेकिन प्याज के जो कस्टमर है वो तो फिक्स है ना, और प्याज अपन ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, तो जितना वो परचेज कर रहे हैं उतना ही वो परचेज करेंगे। तो डिमांड इतनी अधिक नहीं है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसकी रेट अपने आप कम हो जाएगी। इसमें कोई गवर्नमेंट का किसी का रूल नहीं होता है कि भाई कि गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करती है कि इतनी रेट होगी। कुछ कुछ प्रोडक्ट में गवर्नमेंट करती है, लेकिन अधिकतर 90% प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। जैसे पेट्रोल डीजल भी तो मार्केट के हवाले है, पेट्रोल डीजल भी ऐसे होता है, आगे से महंगा आ रहा है तो यहीं महंगा बिकेगा, आगे सस्ता आ रहा है तो यहीं भी सस्ता बिकेगा। तो वो वाली बात होती है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है प्याज की और डिमांड कम है तो रेट अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया कि अब डिमांड तो वो की वही है, डिमांड तो मार्केट में बढ़ती जा रही है, डिमांड वो की वही है, कस्टमर प्याज चाहते हैं, लेकिन अभी जो प्याज की है पैदावार नहीं हुई है और मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो अपने आप प्याज की रेट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर आपको प्याज की रेट को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो मार्केट में आपको प्याज की सप्लाई को बढ़ाना होगा। तो अब आप समझ गए कि शेयर्स में रेट कम या अधिक कैसे होती है? शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई के कारण होती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर जो है धड़ाधड़ मार्केट में बिकते जा रहे हैं, उसकी खूब डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि उस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, उस कंपनी का बेस मजबूत है, उस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, पी रेशियो अच्छा है, कंपनी मजबूत कंडीशन में, डायरेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिके जा रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है यार इस कंपनी आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी और कंपनी में बहुत प्रॉफिट होगा और कंपनी के शेयर की वैल्यू और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो उस चाहत में लोग क्या करते हैं? उन शेयर्स को खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं। तो डिमांड तो बढ़ती जा रही है और सप्लाई बिल्कुल नहीं है, या बहुत कम लोग शेयर सेल कर रहे हैं, तो सप्लाई नहीं है, तो उसकी रेट अपने आप बढ़ती जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि शेयर जो है धड़ाधड़ धड़ाधड़ लोग बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और खरीदने वाले बहुत कम है, परचेज करने वाले बहुत कम है, तो शेयर की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो शेयर मार्केट जो है वो मार्केट के हवाले ही है, यानी गवर्नमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, गवर्नमेंट कुछ नियम लागू कर दे, आरबीआई कुछ रेशियो में परिवर्तन कर दे, इकोनॉमी में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिकतर जो है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर चलता है शेयर। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि शेयर्स क्या है और शेयर सर्टिफिकेट क्या और शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर ओनर कैसे बन जाते हैं कंपनी के, आप ये सब समझ गए होंगे। तो अब अपन बात थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा आपका पीछे ले जाता हूँ और वापस यहाँ लेके आ जाऊँगा। देखिए, मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा था कि जैसे 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति मिलकर गए कंपनी रजिस्ट्रार के पास और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और कंपनी शुरू हो गई। तो वो उनकी प्राइवेट कंपनी थी, तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी को फिर क्या किया? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो है शेयर मार्केट में शेयर इशू कर दिए। तो जैसे शेयर आप इशू करेंगे तो वो प्राइवेट कंपनी अब नहीं रहेगी, वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। वो पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कंपनी बन जाएगी। पब्लिक कंपनी क्यों कहा जाता है? सार्वजनिक कंपनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी पैसा लगा सकता है और कोई भी उसके अंश यानी शेयर्स खरीद के मालिक बन सकता है। तो कोई भी पैसा लगाने के कारण वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कंपनी तो उन 5 व्यक्तियों ने बनाई थी, बहुत मेहनत करके बनाई, इतना कुछ किया सब कुछ, और अब ये तो पब्लिक की कंपनी हो गई, क्या उनकी ये कंपनी नहीं रही? बिल्कुल ये उनकी कंपनी भी रह सकती है अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो।
कैसे? जैसे मान लीजिए उन 5 व्यक्तियों ने 51% शेयर्स अपने पास रखे, वो मार्केट में इशू नहीं किए। ध्यान दीजिए, मैं बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात अब आपको बता रहा हूँ कि 51% शेयर जो है उन व्यक्तियों ने अपने पास रखे और 49% शेयर जो है उन्होंने मार्केट में अगर सेल कर दिए, तो उस 51% इनके पास ज़्यादा है अंश, शेयर इनके पास ज़्यादा है, तो इनके पास बहुमत ज़्यादा है। जैसे आप सरकार में भी तो जानते हैं ना, सरकार में जैसे मान लीजिए 200 सीटें हैं, 200 एमएलए हैं, तो 50%, 51% यानी 101 से ऊपर अगर एमएलए किसी पार्टी के जीत जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है, क्योंकि उनके पास बहुमत है। तो इसी को कहा जाता है बहुमत, है ना। तो ध्यान से समझिए कि 51% जो इनके पास है, तो ये कंपनी के ओनर रहेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो लेन देन होता है कंपनी में या किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाता है वो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, क्योंकि कंपनी का भी जो प्रजातंत्र आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। जैसे लोकतंत्र डेमोक्रेसी में होता है वैसे कंपनी के अंदर होता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्या होता है कि सांसद विधायक बैठते हैं और किसी भी बिल पर चर्चा करते हैं और उस बिल को बहुमत से पास करते हैं। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कंपनी में भी कोई निर्णय लिया गया, कंपनी में भी कुछ भी चीज़ को पास करना है, तो किसी भी प्रस्ताव को पास करना है, तो उस प्रस्ताव को पास करने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिए उन प्रमोटर्स के पास, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या वर्ड बोला, प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर कंपनी के निर्माणकर्ता को कहा जाता है, जिन्होंने कंपनी को बनाया उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है। तो उन प्रमोटर्स के पास जो है 51% शेयर्स हैं, इसीलिए वो कंपनी के ओनर, एक्चुअल ओनर वही रहेंगे और बहुमत के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित करना है तो 51% शेयर इनके पास है और 49 अदर के पास है, तो वो वोट भी डालने आएंगे साधारण सभा में कंपनी की, तो भी उनकी कुछ भी नहीं चलेगी, क्योंकि 51% शेयर होल्डर ये हैं, तो इनकी चलेगी और ये किसी भी प्रकार का प्रस्ताव इनके आदेश से, इनके निर्णय से अपने आप पारित हो जाएगा। तो प्रोमोटर्स जो है 51% शेयर्स अपने पास रखते हैं लगभग, और 49% या उससे भी कम जो है मार्केट में इशू कर देते हैं। तो उन प्रमोटर्स को यानी कंपनी के ओनर को क्या फ़ायदा मिलता है कि मार्केट से तो लाखों करोड़ रुपए भी आ गए उनके पास, और लाखों करोड़ रुपए आने के बाद वो कंपनी के ओनर भी कहलाए। तो ऐसा ही होता है, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी रिलायंस वगैरह आपके सब में ऐसे ही होता है, उनके कंपनी के जो उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वही उनके शेयर्स परचेज कर लेते हैं और वो ओनर बन जाते हैं, और कुछ शेयर्स उन मार्केट में इशू कर देते हैं, जिसके कारण उनके पास काफ़ी पैसा आ जाता है, उस पैसे उस अमाउंट से वो कंपनी को बड़ा कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें प्रमोटर्स का क्या फ़ायदा है ना, कि कंपनी बनाने वाले का क्या फ़ायदा है। कंपनी बनाने वाला कोई नुकसान नहीं, इसमें उसका फ़ायदा ही है। और आप सोच रहे हैं कि अब पब्लिक का क्या फ़ायदा है, तो पब्लिक का फ़ायदा तो मैंने भी आपको बताया कि शेयर होल्डर का क्या फ़ायदा है, वो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो सेल परचेज करेंगे, तो उनका भी इसमें मार्केट में सब आप समझ गए होंगे कि प्रमोटर्स का इसमें क्या फ़ायदा है और पब्लिक का इसमें क्या फ़ायदा है। तो देखिए, प्रमोटर्स और पब्लिक का फ़ायदा समझने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन ये देखते हैं कि जैसे आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर कंपनी जो है अपने बना ली, सब कुछ हो गया, अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो क्या अब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में चलते रहेंगे, क्या अब कंपनी को इससे कुछ और फ़ायदा नहीं होगा, या कंपनी के शेयर की कम ज़्यादा वैल्यू होने से कंपनी को क्या कोई पैसे प्राप्त होते हैं, अमाउंट मिलता है। तो ध्यान दीजिए, शेयर मार्केट में कंपनी ने कंपनी के शेयर इशू कर दिए थे एक बार, तो जब उसने फर्स्ट बार कंपनी के शेयर इशू किए थे मार्केट में, जिसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ कहा जाता है उसको। तो आईपीओ के अंतर्गत यानी जब प्रारंभ में फर्स्ट बार अपन शेयर इशू करते हैं तो उसका एक नाम है, आईपीओ उसको कहा जाता है। तो फर्स्ट बार अपन इशू किए तो अपने पास लाखों करोड़ रुपए आ गए, बस जो अपने पास फर्स्ट बार आए वही पैसे कंपनी के हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स के, उस पैसे को वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब शेयर होल्डर के पास शेयर चले गए, तो शेयर मार्केट में वो शेयर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, शेयर की वैल्यू कम हो रही, ज़्यादा हो रही, कम हो रही, ज़्यादा हो रही, तो कंपनी को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, कंपनी को कोई उससे अमाउंट नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए, कंपनी को कोई अमाउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी की गुडविल पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। और अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बाद में मान लीजिए कहीं कंपनी को सेल कर रहे हैं अपन, तो अपने को अच्छी वैल्यू मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या मान लीजिए कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़े तो गुडविल बढ़ेगी, प्रोडक्ट आराम से अच्छा बिकेगा, अपनी वैल्यू अच्छी रहेगी, मार्केट में लोग अपने को जानेंगे, तो शेयर की गुडविल बढ़ने से कंपनी को फायदा है, शेयर की वैल्यू बढ़ने से। लेकिन ध्यान दीजिए, अमाउंट जो है कंपनी के पास एक बार ही आता है, फर्स्ट टाइम ही आता है, बार बार कंपनी के पास नहीं आता। हाँ, ऐसा हो सकता है कंपनी बाद में मान लीजिए 2-5 साल, 6 साल, 7 साल बाद राइट इशू करे। राइट इशू का मतलब होता है अपने जो मौजूदा शेयर होल्डर है उनको और शेयर दे, तो और शेयर दे तो और उनके पास पैसा आ जाए, तो वो अलग बात है। बाकी अब जो सेल परचेज होगा वो पब्लिक के अंदर ही होगा, यानी अब इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, अब आप समझ रहे हो पूरी बात को। तो देखिए,
अब अपन इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। यूट्यूब पर इतना लंबा वीडियो अपन अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपन इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे। धीरे धीरे करके आगे के पार्ट भी आने वाले हैं, तो आप इनमें बने रहिए, ध्यान दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, पूरी रिसर्च करके लेके आऊँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन जो है उसको भी आप दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई भी जैसे ही हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही फेसबुक में होता है ना, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, वो तो आपको पता चल जाता है। वैसे इसमें भी आपको पता चल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जो सब्सक्राइब बटन के जस्ट पास में ही होता है, उसको प्रेस कर दीजिए। और आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें इसको एक वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। स्टूडेंट्स, आप भी ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए और आपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए, समझिए मार्केट क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।